अखंड ध्वनि वर्ण है। ये हम कह सकते हैं अखंड ध्वनि ही वर्ण है। अब इसको चाहे बृहद स्तर पे है ना, वो ध्वनियाँ जिनके टुकड़े ना हो वर्ण कहलाते हैं, यही ना। अब यहाँ रूप या जाति की बात की तो मानसर सूत्र जो लिखा गया है पहाड़ी तो डमरू की आवाज़ी सूत्र लिखे हैं ना, डमरू की ध्वनि पर एकदम मानसर सूत्र लिखा गया। इन्होंने क्या किया, डमरू की ध्वनि का छवि बनाया होगा, छवि बनाकर उसका रूप या आकार दिया होगा, यही ना। भाई छवि हम बनाते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है 4 पैर का बच्चा, उसको छोटे उम्र में बताया जाता है कुत्ता ना, लेकिन वही बच्चा भाग में चला जाए तो उसको 4 पैरों का सियार मिल जाए, उसके नजर में आएगा कुत्ता है ना। छवि बनाई जाती है ना, इन्होंने ध्वनियों की क्या बनाई थी, छवि बनाई थी। और छवि बनाने के बाद जो इन्होंने रूप या आकार दिया, ये बड़ा जटिल काम था, है ना। रूप आकार देना बड़ा ही जटिल काम था। इन्होंने ध्वनियों का रूप दिया, ध्वनियों का क्या दिया, रूप दिया, यानी अखंड ध्वनियों का रूप ही वर्ण है। जब इन्होंने अखंड ध्वनियों का रूप दिया, कोई रंग उसमें भरा होगा, लाल पीला हरा नीला काला, हाँ, तो अखंड ध्वनियों को किसी न किसी रूप में परिवर्तित करना वर्ण है। जब इन्होंने परिवर्तित कर दिया, उसकी अपनी एक जात बन गई, आ ई उ अयुर, है ना, यानी अखंड ध्वनियों का रूप रंग या जाति में परिवर्तन होना नहीं कह सकते हैं, परिभाषा भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अखंड ध्वनि आपको जोड़ना है ना, अखंड ध्वनि आपको जरूर से जरूर जोड़ना है। यानी अखंड ध्वनियों का अखंड ध्वनि वर्ण है, या अखंड ध्वनियों को किसी रूप या रंग या जाति में परिवर्तित करना ही बात समझ में आया। ये सारी चीजें बढ़ के अब यहाँ पे देखिए, कल मैंने बताया था इकाई की बात, क्योंकि ध्वनियों से ही क्या मिला हमारा, बड़ मिला, ध्वनि से क्या मिला है, बड़। अब बड़ का दूसरा नाम मैंने बताया था अक्षर। अक्षर क्यों पड़ा, क्योंकि पानी में जब ये रूप या आकार दे दिया, बात के आने वाले विज्ञान अगर इसमें परिवर्तन परिमार्जन करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है तो कर नहीं सकते, कर सकते थे, है ना। लेकिन जब तक ये करते तब तक काफी देर हो चुकी थी। पानी में पूरी अध्यायी लिख दी थी, जो इस पानी के पहले के जो ग्रंथ थे, जो जिनकी लिपि अपनी साधारण लिपि थी, आपने अपने मनोभाव की लिपि की, तो सब एक ही लिपि का पानी द्वारा बताएंगे वर्णों का प्रयोग करेंगे, है ना। बाद में आने वाले लिपि भी पानी द्वारा बताएंगे वर्णों का प्रयोग करने लगेंगे। इस तरह हमारे जो ग्रंथ थे वो सब किसके बताएंगे, वर्णों से लिखेंगे, पानी के द्वारा वर्णों से लिखेंगे। अब लिपि में मान लीजिए छोटा आपको कहीं परिवर्तन करना है, ई को कहीं परिवर्तन करना है ना, तो उस परिवर्तन करने के दौरान अगर पूरी की पूरी लिपि परिवर्तन या किसी एक वर्ण को परिवर्तित किया जा रहा है, तो जो जितने साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए हैं, पाणिनीय सूत्र को आधार मानकर जितने व्याकरण ग्रंथ लिखे गए हैं, हर जगह आपको हर जगह की क्या करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा, जो असंभव काम है ना। तो ये सारी बातें देखते हुए विद्वानों ने ये मत प्रकट किया, पाणिनि ने जो वर्ण दिया है उसको मिटाया या उसका स्मरण किया नहीं जा सकता, इसलिए वर्ण का एक नाम वर्णाक्षर, यानी ये वर्ण या अक्षर एक ही भाव के दो नाम है। ध्वनि का किसमें परिवर्तन हुआ, वर्ण या, यही वर्ण या अक्षर में किसका निर्माण करते हैं, शब्द का, जिसको संस्कृत में क्या बोला जा सकता है, यही शब्द मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वाक्य का। इसको भी संस्कृत में क्या बोलते हैं, है ना। ध्यान देते रहे, संस्कृत में सब दोनों को पद बोला जाता है, वाक्य के वजह से क्या होता है, हमारे भाषा का निर्माण हो जाता है ना। अब यहाँ इकाई की बात पूछी जाती है, सबसे छोटी इकाई सबसे छोटी इकाई हाँ क्या माना जाता है, ध्वनि की उपस्थिति में वर्ण या अक्षर, इसकी दोनों की उपस्थिति में ये क्रम निर्भर करता है हमारे सिलेबस पे या हमारे सामने किस प्रकार का ऑप्शन दिया है ना। जैसा आपके सामने ऑप्शन होगा आपका उत्तर उसी अनुरूप होगा, है ना।
फिर गढ़ हो गया, गढ़ की परिभाषा हो गई ना, इकाई क्रम आपको मिल गया। अब कहाँ चलते हैं गढ़ भेद पर, कहाँ चलेंगे गढ़ के कितने भेद बताइए पानी द्वारा, गढ़ भेद की बात करें इसको मिटा दिया जाए। गढ़ भेद, जब हम गढ़ देखते हैं मानसो सूत्र में हमारे दो ही प्रकार के गढ़ देखते हैं, एक स्वर, दूसरा अच और हल, है ना। संपूर्ण अल है, अल दो भागों में बटा, अच और हल, यानी गढ़ के कितने भेद हैं, दो भेद हैं। पहला तो आपको क्या है, स्वर है, और दूसरा क्या है, व्यंजन है ना। अब स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। क्या परिभाषा पढ़ा है आपने अब तक, बोलने के लिए किसी और वर्ड की जरूरत नहीं, यानी वह वर्ड जिनको बोलने के लिए किसी वर्ड की जरूरत नहीं, किसी और के सहयोग की जरूरत नहीं, वो वर्ड जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ड की जरूरत पड़ेगा ना, किसी और की जरूरत पड़ेगा ना। ये जो परिभाषा में, इस परिभाषा में एक बात तो पक्का है, क्या है, स्वर स्वयं उच्चरित होते हैं, व्यंजन उनके सहयोग से या स्वर के मिश्रण से, यही ना। तो एक बार में क्या, जो स्वयं उच्चरित होने वाले वर्ड है ना, और मिश्रण से बोले जाने वाले वर्ड है ना, कर सकते हैं बिल्कुल छोटा सा, है ना। यहाँ देखिए स्वर, स्वर है, अगर इसमें आपको साइलेंट किया जाए क्या बनेगा, स्वर, स्वर बने क्या होता है, अपना या स्वयं, है ना। स्वर माने अपना या, यानी स्वर से हम स्वयं पकड़े, स्वर से हम क्या समझे, स्वयं समझे, और इसका यही परिभाषा केंद्र बन जाना है, स्वयं उच्चारित होने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं। व्यंजन को क्या समझ रहे हैं, मिश्रण। देखिए मिश्रण एक ऐसा शब्द है जो व्यंजन रूपी शब्द का निर्माण आपके मुखमंडल पर स्वतः करा देता है ना। मिश्रण एक ऐसा पद है जो व्यंजन रूपी पद का निर्माण आपके मुखमंडल पर स्वतः करा देता है। आप यहाँ से जाइए किसी हिंदू मित्र के यहाँ, है ना, उसके यहाँ कुछ पकवान बनाओ अच्छा खासा, जैसे गणित में बोलते हैं तो आपके मुख से निकलता लागत और कौन व्यंजन बनता था, किसके कारण ये आपके मुखमंडल पे बात आई, जो अंदर भगवान बन रहा है उसकी सुगंध से ना, सुगंध के कारण आपके मुखमंडल पर ये बात आई कि लागत और कौन व्यंजन बनता है। वो जो सुगंध आया किन कारणों से आया, विभिन्न प्रकार के मिश्रण के कारण। हो सकता है कढ़ाई में उसने तेल डाला हो, है ना, दुनिया के मसाले डाले हो ना, जिसका कोई जोड़े छोड़ नहीं है, और क्या क्या डालता है, सब्जी वगैरह बना रहा है तो क्या करता है, उसमें हल्दी धनिया प्याज टमाटर इत्यादि डालेगा, है ना। मीठा बना रहा है तो उसमें पंचमेवा क्या पंचमेवा डालेगा, है ना। सब्जी बना रहा है तो क्या पंचफोरन डाल सकता है, कुछ भी ना, तो उसमें मिश्रण होता है ना, विभिन्न पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है, और उस मिश्रण के कारण क्या हो गई, सुगंध, गंध नहीं, गंध के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से, मैं यहाँ कहूँ कुछ गंधात होता काम हुआ, हमने कहा कुछ गंध आ रही है, कुछ गंध का मतलब कैसा गंध आपका प्रश्न होना चाहिए, कैसा दुर्गंध है कि अगरबत्ती सुनगा तो हमने कहा अगरबत्ती की गंध आ रही है, गंध बोलो तो सुगंध हो जाएगा बस ना। क्या लाला लाला क्लीनम आ जाए तो दुर्गंध,
लाला निर्मम घास से भीगी इस समय कुत्ते सड़ रहे हैं, है ना? इतनी थोड़ा दूरी बना के रखिए, है ना? बस ना, अब समय सड़े कुत्ते टहलेंगे एकदम गली गली में, है ना? तो आइए अरे कुत्तों के गाला कितने अच्छा गली गली तेरी लो जल्दी, है ना? तो आज देखने आते हैं सर बोले तो स्वयं यानी स्वयं उच्चन खोलने वाले पर क्या करते हैं? मिश्रण के कारण हमारे मुखमंडल में क्या निकला? व्यंजन की शब्द का स्वतः निर्माण हुआ, इसलिए यहाँ एक परिभाषा बन सकती है। मिश्रण से बोले जाने वाले या मिश्रण से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? वो भी किसके मिश्रण से? स्वर यहाँ क्यों लिया गया? क्योंकि पालन के नियम में क्या पाया जाता है? अनुवृत्ति। पहले क्या होता है? व्यंजन की परिभाषा देते समय स्वर को ले लो। स्वर के मिश्रण से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? इन परिभाषाओं में देखा गया स्वर स्वयं उच्चरित हो रहे यानी ये क्या अपने आप से पूर्ण है, और व्यंजन किससे बोला जा रहा है? मिश्रण से, यानी व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं है, तभी तो सहारा लेना है। वैशाखी की जरूरत किससे पड़ती है? जो अपंग हो उसी को वैशाखी की जरूरत पड़ेगी। यानी जो व्यंजन होते हैं पैदाशी क्या होते हैं? अपंग होते हैं। जो स्वर होते हैं पैदाशी पूर्ण होते हैं, है ना? तो अगर शुद्ध व्यंजन की बात की जाए तो उसके नीचे क्या लगा दिया जाता है? हल लगा दिया जाता है ना? किसी भी वर्ड के नीचे हल का लगना है, उसका क्या है? उस व्यंजन का शुद्धि यानी वो शुद्ध व्यंजन है। लेकिन हल ना लगा हो तो क्या होता है? पूर्ण होता है ना? देखिए व्यंजन में शुद्ध अशुद्ध नहीं चलता, बल्कि शुद्ध और पूर्ण चलता है ना? अगर हलंत लगा है किसी वर्ड के नीचे, किसी व्यंजन वर्ड के नीचे, समझ लीजिए वो शुद्ध व्यंजन है, और किसी वर्ड के नीचे हल नहीं लगा तो वो पूर्ण व्यंजन है ना? पूरे किसके भाव से होते हैं? ये स्वर के भाव से। इतनी बात क्लियर हो गई। अब स्वर के भी भेद किए गए हैं। स्वर के कितने भेद किए गए हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, और इसके भी 3 भेद किए गए हैं। कौन कौन से हैं? स्पष्ट है, अंतस्थ है, और है ना? इनका भी अपना कोई तात्पर्य होगा, है ना? तो अब देखिए यहाँ पे ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा, दीर्घ बड़ा, और बनना बड़ा, है ना? बड़ा कह सकते हैं, है ना? बस ना। तो अब यहाँ पे देखिए ह्रस्व की परिभाषा हम क्या पढ़ते हैं? वो वर्ड जिसको बोलने के लिए एक मात्रा का, तो अभी तो आपको वर्ड दिखाया नहीं कि मात्रा पहले आगे परिभाषा, है ना? संस्कृत में मात्रा सूत्र है, वर्णमाला भी नहीं, तो संस्कृत का वर्णमाला यहाँ से शुरू हो जाता है ना? वो तो ध्वनि दिखाई गई है, ध्वनि का एक रूप है वो मात्रा सूत्र। वर्णमाला की जब बात होती है संस्कृत में वर्णमाला यही दिखाया जाता है, हाँ वर्ण भेद में, है ना? और हिंदी में क्या होता है? पहले वर्णमाला दिखा दिया जाता है, तब जाके ह्रस्व दीर्घ प्लुत किया जाता है ना? तो वर्णमाला जब दिख गया तभी मात्रा बना सकते हैं, जब तक वर्णमाला दिखे ना तब तक मात्रा नहीं बनाया जा सकता ना। इसलिए हिंदी में परिभाषा सही है अपनी जगह। वही वर्ड जिसको बोलने के लिए एक मात्रा का समय लगेगा, बदल के लिए वही वर्ड जिसको बोलने के लिए 2 मात्रा का समय लगेगा, और प्लुत के लिए वही वर्ड जिसको बोलने के लिए कम से कम 3, है ना, या 2 से अधिक मात्रा का समय इस तरह हो जाएगा ना। अब क्या कर रहे हैं? संस्कृत पढ़ रहे हैं। यहाँ मात्रा आपको पहले नहीं बताया जाएगा, बल्कि वर्ड को दिखाने के बाद बताया जाएगा। इसलिए हम परिभाषा में मात्रा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे मात्रा शब्द का प्रयोग, सबसे पहले हमें वर्ड दिखाना पड़ेगा, फिर उनकी मात्राएं बतानी पड़ेगी, तब जाके यहाँ आना पड़ेगा। इसलिए यहाँ परिभाषाओं में क्या बोला जाता है? वह वर्ड जिसको बोलने के लिए एक निमेष का समय लगे, वह वर्ड जिसको बोलने के लिए एक निमेष का समय लगे, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व। एक निमेष का मतलब क्या होता है? पलक झपकाना। निमेष मतलब क्या होता है? पलक झपकाना।
निमेश मतलब पलक होता है, और एक निमेश का समय लगने का मतलब एक बार पलक झपकाने में है ना। तो आप जानिए व्यक्ति जब अपनी पलकें एक बार झपकाता है उसमें बहुत कम टाइम लगता है। इतना टाइम जब किसी वर्ड को बोलने में लग जाए तो क्या कहलाता है, और जब किसी वर्ड को बोलने में 2 निमेष का समय लगे तो क्या कहलाता है, कहलाता है। और जब किसी वर्ड को बोलने में 2 से अधिक निमेष यानी कम से कम 3 अधिकतम चाहे उसको क्या कहते हैं, कुलित कहते हैं, है ना। तो 2 से अधिक, 1 किया 2 किया उसके बाद पढ़ते रहिए, मुद्राहु उसको बोलते हैं, है ना। तो आंखें अपने हमेशा एकदम ऐसा लगता है कि निमेष हो, है ना। तो आप जानिए ये आपका क्या है, हर्ष दीर्घ प्रवृत्ति क्या है, परिभाषा है। वह वर्ड जिनको बोलने के लिए 1 निमेष का समय लगे हर्ष कहलाते हैं, वह वर्ड जिनको बोलने के लिए 2 निमेष का समय लगे दीर्घ कहलाते हैं, वह वर्ड जिनको बोलने के लिए 2 से अधिक यानी कम से कम 3 निमेष का समय लगे। इसलिए आप लुप्त वर्णों को देखे होंगे उसके आगे 3 लिख दिया जाता है। तो 3 का मतलब ये होता कम से कम 3 निमेष का समय लगा हो जिसमें ऐसा है ना। एक चीज जानिएगा, प्रत्येक ह्रस्व का प्लुत बनता है, लेकिन प्रत्येक ह्रस्व का या दीर्घ का प्लुत बनेगा, है ना। प्लुत सबका बनता है चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, लेकिन प्रत्येक वर्ण का ह्रस्व नहीं बनता, प्रत्येक वर्ण का दीर्घ नहीं बनता। प्लुत सबका बनता है, अपने दिमाग में धारित कर लीजिए। प्रत्येक वर्ण का ह्रस्व चाहे ह्रस्व चाहे दीर्घ हो, सबका प्लुत तो बनता है, लेकिन प्रत्येक वर्ण ह्रस्व दीर्घ में नहीं पाया जाता है ना। तो आइए देखते हैं ह्रस्व में कितने वर्ण पाए जाते हैं। जो ह्रस्व में वर्ण पाए जाते हैं वही शुद्ध स्वर है, मतलब मुख्य स्वर हम कह सकते हैं आ ई उ री यही क्या है मुख्य। अब इनका दीर्घ किया जाए इसको थोड़ी देर तक बोलिए आ, ई को थोड़ी देर तक बोलिए ई, उ को थोड़ी देर तक बोलिए उ, री को थोड़ी देर तक री, थोड़ी देर तक बोलेंगे ना कर ली का दीर्घ नहीं होता, बस ना क्या बनता है दूसरी बनता है। आ करके इस तरह किया जाए आपको काफी देर तक बोलिए, है ना। ई को काफी देर तक बोलिए, को काफी देर तक बोलिए। हमेशा ध्यान दीजिए गर्मी में अगर आप बैक वर्ड लिखने की बात कीजिए तो हमेशा 3 जगह इस तरह लिखिएगा। ये सरल लिखा स्टाइल में, है ना, स्टाइल में लिखा तो क्यों कह लिया बस छोटी आगे देसी लिखा तो आगे क्या है। ये क्या है आपके मुख्य स्वरों के ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। अब इसके बाद जो भी वर्ड आ रहे हैं स्वर में वो किसके कारण होते हैं, मिश्रण के कारण। आगे जोड़ दिया जाए क्या बनेगा, ए बनेगा। आ उ जोड़ दिया जाए क्या बनेगा, ओ। आ ए जोड़ा जाए तो आ ओ, जो लिखा तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ओ क्या हो जाएगा प्लुत, और आई क्या हो जाएगा प्लुत, है ना। और क्या हो जाएगा प्लुत, है ना। ये देखिए इस तरह का है बस खड़ा हो जाएगा। ये सारी चीजें ये जानिए आप क्या ह्रस्व दीर्घ हो गई इसमें भी कोई देखा लाइन नहीं किया ना अभी कब करना भैया नेटा वो सोलो भाई, नेटा या सोलो पड़ा था, दूर ज़्यादा पड़ जाता है। देखिए स्पर्श क्या कहता है, स्पर्श क्या कहता है, स्पर्श माने क्या होता है छूना, स्पर्श माने क्या होता है छूना, यानी वह वर्ड जो हमारे मुखमंडल के भीतर विभिन्न अवयवों को छूते हुए बाहर आएंगे। ऐसा नहीं है कोई छूता नहीं है विभिन्न अवयवों, सारे वर्ड छूते हैं, लेकिन जो सामान्य दृष्टि से छूते है ना, न कम न ज्यादा, है ना। एक सामान्य लेवल पर क्या करें वो स्पर्श करें कहाँ मुख्य भीतर विभिन्न अवयवों या विभिन्न अंगों को
के भीतर के विभिन्न अंगों को जो है सामान्य तौर पे स्पर्श करते हुए कहलाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? स्पर्श वर्ण कहा जाता है ना। तो ऐसी स्थिति में स्पर्श वर्ण कितने माने गए हैं? 25 माने गए हैं, जिसको हम किस तरह बोलते हैं? कु चु रु को, है ना। तू बोले तो कागर, चू बोले तो कागर, तू बोले तो कागर, तू बोले तो कागर, तू बोले तो कागर, यानी तू चू तू तू को, है ना। इस तरह याद करिएगा, तू चू तू तू, है ना। कितने बार होते हैं? कुछ टू तू से उसके बाद इस तरह तू बोले तो का वर्ग, चा वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ना एक वर्ग में कितने बार आते हैं? 5। अरे तो वर्ग क्यों कहा गया? क्योंकि 5 5 जब का वर्ग एक समूह को लिखेंगे क्या हो जाएगा? अब यहाँ वर्ग का मतलब समूह लेना है, वर्ग को बाधी क्यों दिया गया उसको समझिए। का वर्ग यानी का के समूह कितने बार आते हैं? का इसमें क्या आते हैं? चा छा जा जा इया, ता ठा डा डा डा, ता था धा ना, हा बा भा मा। ये आया ना। आपके जो पाठ्य को बनाए गए तो वर्ग की पानी को दी गई उसको समझिए। वर्ग की परिभाषा क्या है? जब चार भुजाएं क्या हो? बराबर, चतुर्भुज की जब चार भुजाएं बराबर हो, वर्ग। इधर भी ये बराबर इसके, ये बराबर इसके। अब देखिए कितने अंक बना रहे हैं? 5 मान। यानी जबकि सभी भुजाएं एक समान पाई जा रही हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? वर्ग, है ना। ये कितने स्क्वायर फीट बना लिया? इसमें कितने स्क्वायर फीट बन गए? अच्छा 25, है ना। 25 स्क्वायर फीट, 5 नहीं। क्षेत्रफल 25 होगा। भुजा गुणे भुजा, ऐसे होगा जी। ऐसे ऐसे करो 5 बार, 1 2 3 4 5 5 घाटे 2 25 बनेंगे। हाँ 5 का वर्ग 25 हो गया ना। 5 स्क्वायर 5 का वर्ग। हम बना रहे तो खोई हो। मैंने कहा कितने स्क्वायर फीट बनेंगे? 25 स्क्वायर फीट बनेगा ना। 25 स्क्वायर करो, 5 का नहीं स्क्वायर करो। 25 पंचो 625। 5 के स्क्वायर का 25 क्या वर्ग बनेगा भैया? 25 25 वर्ग ना। 25 का वर्ग करोगे तो कितना होगा? कैसे लिखोगे? 25 का वर्ग 625 होगा। 625 में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चारों देखना ना। 5 क्यूब का तो 5 का देना 5 और हो जाएगा सर जी। 5 वर्ग तो आपको लंबाई चौड़ाई दिया ना। वर्ग फुट अगर हम बोले तो लंबाई चौड़ाई दे दिया। 25 का वर्ग हो जाओ। वर्ग की खाली लंबाई चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं रहती। उसमें सब सर जी इक्वल होता है, सेम होता है। वो घन हो जाता है ना, घन या घन तो ऊंचाई आती है उसकी। वर्ग में केवल लंबाई और चौड़ाई रहती है। अच्छा ठीक क्यों नहीं बोल जाते भैया? सब आगे बैठना। क्लास में क्या वर्ग का है आजकल? वर्ग क्यों नाम दिया गया इसको? क्योंकि ये वर्ग का निर्माण कर रहा है ना। तो ये चार वर्ग में आपके कितने वर्ग आ गए? 5। 5 चार वर्ग में 5, चार वर्ग में 5, चार वर्ग में 5 और चार वर्ग में 5, यानी 25। तो कुल मिला के कितने वर्ग आ गए? 25। इसमें स्पर्श अंतस्थ का मतलब क्या? अंत माने क्या होता है? अंतःकरण है ना। इसका माने क्या होता है? स्थित होना, यानी वह बड़े जो अंतःकरण में स्थित क्या कहलाते हैं?
सीधा समझिए, शाब्दिक अर्थ से लेकर वह वर्ड जो हमारे अंतःकरण में स्थित हो, इसकी तरह संवेग की तरह असना। कौन बोले थे? कितने संवेग बताए? मैं दोनों कौन? 14 संवेग है मैकडूगल के अनुसार। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हैं। उसी से संवेग जुड़ा है। मूल प्रवृत्तियां 14 है। हाँ, तो मूल तो संवेग भी तो उसी से जुड़ा है। मूल प्रवृत्तियों की तरह ये कहाँ छुपे रहते हैं? अंतःकरण में सुषुप्तावस्था में रहते हैं, है ना? तो अंतःकरण में स्थित वह वर्ड जो सुषुप्तावस्था में रहे, आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न रूपों में अपना प्रदर्शन करें, है ना? वो वर्ड क्या कहलाते हैं? अंतस्थ। तो ये वर्ड कितने हैं? 4 है। या, व, र, ल। ये ऐसे वर्ण हैं चारों, ये अंतःकरण में स्थित रहते हैं। जैसे हमें आवश्यकता महसूस होती है जिस रूप में, उसी रूप में क्या उद्गारित होते हैं। जरूरत पड़ी व्यंजन के रूप में व्यंजन का रूप ले लेते हैं, जरूरत पड़ी स्वर का तो स्वर का रूप ले लेते हैं। इसीलिए इसका क्या नाम दिया गया? 50% स्वर और 50% व्यंजन नाम दिया गया। और जो वर्ण स्वर और व्यंजन दोनों का अनुमान करे, जो व्यक्ति पुरुष और स्त्री दोनों का अनुमान करे, उसको क्या पूरा है? किन्नर। इसीलिए वर्णों में भी कहा गया जो वर्ण दोनों का अनुमान करे वो किन्नर वर्ण है ना। तो संस्कृत में किन्नर वर्ण कौन से हैं? हिंदी में खाली 2 ये मान जाते हैं। बात समझ रहे हैं? आगे क्या मिला आपको? उष्ण। उष्ण का मतलब क्या होता है? उष्ण उसमें कह सकते हैं। उष्मा होता है हमारे मुख से, उष्मा ही निकलता, सांस बाहर ले जाते हैं, उष्मा निकलता है ना। कोई भी वर्ड बोलेंगे उष्मा ही निकलता है ना, गर्म हवा ही निकलती है। लेकिन वह वर्ड जिनको बोलने में अपेक्षाकृत ज्यादा उष्मा का उत्सर्जन हो, ऐसे वर्ड जिनको बोलने में अपेक्षाकृत ज्यादा उष्मा का उत्सर्जन हो, उसे हम क्या कहते हैं? उष्मा। ऐसे वर्ड कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? है ना? ये आपके क्या उष्ण वर्ड है। कुल मिला के ये आपका क्या है? वर्ड पिक्चर अभी बाकी है ना। पहले तो कारा विज्ञान कंप्यूटर गति, कंप्यूटर गति सुपरफास्ट है, सुपरफास्ट कंप्यूटर है। अच्छा, सुपर कंप्यूटर सुपरफास्ट है। सुपर कंप्यूटर इसको फटाफट उतारें पर आए यहाँ। अब इनका जब उच्चारण करते हैं तो ये समान ध्वनि होती है ना। उच्चारण स्तर में देखा जाए समान उच्चारण स्तर भी होता है आपस में। आपका अपना समान उच्चारण स्तर है, ध्वनि भी समान है, है ना। उच्चारण भी समान, ध्वनि भी समान, उच्चारण स्तर समान, ध्वनि भी समान है ना। उच्चारण स्तर और ध्वनि समान है। सब ध्वनि और उच्चारण स्तर समान होने पर क्या नाम दिया गया? इसे समानाक्षर नाम दिया गया। कैसा नाम दिया गया? समानाक्षर। समान धन अक्षर बराबर। इसकी संख्या कितनी है? 8। इन 8 को क्या नाम दिया गया है? समानाक्षर नाम दिया गया है। बस ना। इसके बाद हम देखते हैं नीचे लिखा गया ए ओ आई ओ। अभी हमने आपको जोड़कर बताया आधन ई बराबर आधन उ बराबर ओ। तो ये किसके मिश्रण से बने? संयोग के, आ उ के। फिर उसके बाद आई जो बना है आ ए बराबर आई, आ ओ बराबर औ। यानी ये चारों वर्ण हमारे क्या है? मिश्रण संयुक्ताक्षर ह्रस्व वर्णों के मिश्रण से ये तैयार हो रहे हैं। या हम इसको संधि भी कह सकते हैं, है ना। संधि वर्ण है या मिश्र वर्ण है। अगर संधि हम कहते हैं तब भी भाव हो जाएगा मिश्र पहले
तब भी वही कहा जाएगा। इसलिए इसके दो नाम लिखते हैं, संध्यक्षर या मिश्र वर्ण, है ना। इसका क्या नाम दिया गया है? संधिगम अक्षर संध्यक्षर बन जाएगा ना, संध्यक्षर अथवा संध्यक्षर अथवा मिश्र वर्ण। तो हमारा ये क्या है, कितने हैं? चार। इनको क्या नाम दिया गया? संध्यक्षर या मिश्र। किसे? ए ओ आई औ, है ना। अब यहाँ लिरी का जो ग्राफ है, हम देख रहे हैं लिरी के ग्राफ में दीर्घ में लिरी बनता ही नहीं है। यानी यहाँ एक प्रश्न अगर बन जाए तो आप कौन सा वर्ण है जिसका दीर्घ नहीं होता? लिरी का। बताइए। और इसी ग्राफ में ए ओ आई औ दिए गए हैं, जिसका ह्रस्व नहीं दिया गया। अगर पूछा जाए कौन सा वर्ण है जिसका ह्रस्व नहीं होता, तो आप कितने बार पाएंगे? ए ओ आई औ। और ये कह दिया जाए निम्न में कौन सा वर्ण है जिसका पुरुष नहीं बनता? ऑप्शन दे दिया जाए आ दुई ए कौनो ना, कोई नहीं। तो ये घुमाने के लिए भी दिया जा सकता है, निम्न में कोई नहीं। बात समझते हैं? यह पुरुष सबका बनता है, पुरुष सबका बनता है, जो ह्रस्व या दीर्घ कुछ वर्णों का नहीं बनता। हो गया? इतनी बढ़ोतरी हो गई इसमें। अब आगे बढ़े, आगे व्यंजन में बढ़ना है। व्यंजन की जब बात करते हैं तो यहाँ देखिएगा जो आपके स्वर आ रहे हैं टोटल, ये टोटल स्वर हमें कहाँ से पता चलता है? पुरुष से। क्योंकि यहाँ पे हर स्वर दीर्घ सबका पुरुष बनता है, तो हमें मानसिक सूत्र में क्या मिलते हैं? ये पांचों मिलते हैं, उसके अलावा ये मिलता है मानसिक सूत्र में ना, 5 4 और ये पुष्टि कौन करता है? पुरुष, क्योंकि ये सबका क्या बनाता है? पुरुष बनाता है ना। बस समझना। तो ये 9 स्वर हमारे किसमें पाए जाते हैं? हमारे स्वर उसकी पुष्टि कौन कर रहा है? यानी स्वर कितने होते हैं? और यहाँ देखिए स्पष्ट वर्ण 25 है, 4 है, उसमें 4 है, 25 4 और 4 यानी व्यंजन वर्ण कितने हमारे स्वर में? 35 है। यही मुख्यता है ना। अब इसके अलावा व्यंजन में और भी प्रयोग में लाए जाने वाले वर्ण माने जाते हैं। अब जैसे स्वर में प्रयोग में लाया जाने वाला वर्ण और कितना हुआ? अतिरिक्त 4 हुआ ना, 2 4 13, यानी कुल प्रयोग में लाए जाने वाले स्वर वर्ण कितने हैं? 13 हैं। मास्टर सूत्र के अनुसार स्वर वर्ण कितने हैं? 9 हैं। और मुख्य स्वरों की संख्या कितनी है? 5। अब समझते हैं सारी बातें। मुख्य स्वर कितने हैं? 5। मास्टर सूत्र के अनुसार स्वर कितने हैं? 9 हैं। और कुल स्वरों की संख्या यानी प्रयोग के अनुसार जो होता है तो कितना हो जाएगा? 4 तक बढ़ जाएगी। मुख्य स्वर का यही आई उ री। हाँ, ये मुख्य 5 है प्रमुख। तो मास्टर सूत्र के अनुसार 9 है और कुल कितने हैं? 13। क्लियर हो गया? अब जरा समझिए। अब कुल का मतलब प्रयोग जो लाया जा रहा है लिखने पढ़ने में। यहाँ देखिए मास्टर सूत्र के अनुसार कितने हैं? 35। प्रयोग के अनुसार देखने पड़ेंगे, है ना। प्रयोग के अनुसार जब देखते हैं तो 4 की और बड़े संयुक्त अक्षर, है ना। 35 4 37, है ना। और उसके बाद और भी है 4 बार और पाया के अनुसार ही है वो, है ना। जिससे हम क्या कहते हैं? प्रयोग, है ना। तो आइए देखते हैं, इससे आगे बढ़े। मिटा दी। अब समझिएगा संयुक्त अक्षर, संयुक्त धनाक्षर बराबर संयुक्त अक्षर किसके किसके अंतर्गत है? ये व्यंजन के अंतर्गत। व्यंजन के अंतर्गत संयुक्त अक्षर हमारा आता है। संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी है? 4 है। 4 है बेटा। 4 हम बता रहे हैं। मुख्य 3 प्रयोग 4 करते हैं। अगर श्राप पद का संस्कृत में प्रयोग ना होता होता है ना, वहाँ दिक्कत ये आई
बाबूराम सक्सेना में विश्व प्रिंट हुआ है ना, और उसी को आधार मान के बनाई लिखी नहीं बात उद्योग में है ना, बस आया तो वहाँ में सुप्रीम है। सारा बढ़ा लीजिएगा बाबूराम सक्सेना में कितने हैं संयुक्ताक्षर 4 है, ना। अब यहाँ पे जो छा है उसके कितने बार माने होते हैं, और में कितने माने या में कितने माने और श्रा में कितने माने होते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर श्रा में देखा जाए तो बड़े कितने 3 बड़े हैं, छोटा आज शामिल क्या है, सम्मिलित है ना। अगर आज सम्मिलित नहीं करेंगे तो उच्चारण नहीं हो पाएगा, बस समझ आया। इसलिए उच्चारण हेतु आपको क्या किया गया, वहाँ सम्मिलित किया गया। जैसे प्रत्येक संख्या में एक का बुरा माना जाता है, वैसे प्रत्येक व्यंजनों में उच्चारण हेतु आपका विस्मरण माना जाता है ना। तो आपको कहा भी गया शुद्ध रूप से रणार्थ है ना, उच्चा रणार्थ बताया गया ना कल। तो ये चीज जानते रहिए। यहाँ पे देखिए जो कासा है, छा में कासा, हम इसको कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा साथ का कैसे है ना, आधा कौन है पूरा कौन है। एक का साइन एक अंग्रेजी वर्जन समझना, का को क्या लिखते हैं के, और सा को क्या लिखते हैं, यानी के यस एच ए, के यस एच ए, ये इस तरह ना। तो के साथ ए नहीं है, अंग्रेजी में जिस वर्ड के साथ ए नहीं होता वो आधा है, यानी के आधा है। यस यस के साथ ए है, यानी सा पूरा है। अब यहाँ प्राप्त को देखिए, इसलिए ये आपका हो जाएगा पी आर, पी के साथ ए नहीं इसलिए का, आर के साथ है इसलिए रा, है ना। अब यहाँ पे इसके जी वाई ए कर लो या जे वाई ए कर लो, है ना, ज्यादातर जी वाई ए है ना। जी ये इसका अरे ले यस हो गए। अब यहाँ पे देखिए जी से ज्यादा दोनों नाम हमने कहा और जा पढ़ा जाता है बनता है, और जी से एक दोनों बनता है ना। तब ज्या होइए यार, क्या चाहिए मुझे ना भैया। हेलो, ज्या थोड़ी चाहिए, क्या चाहिए, सही है सर। ये नो लाइन जी भाई, ये जान पड़ी है, जान पड़ ये जी ही रहेगा, उच्चारण भी देखा जाता है। जी जी अभी ज्ञान शाकुंतला में पढ़ते, अभी ज्ञान नहीं पढ़ते सर, शुद्ध जबकि ज्ञान पढ़ना चाहिए। लेकिन सब तो डिग्री कॉलेज में टीचर वगैरह रहते हैं, वो अभी ज्ञान ही पढ़ते हैं, ज्ञान नहीं कहते। अरे भाई ये कोई इशू नहीं है फिलहाल यहाँ, आप ये भी कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हम जी मान के चल रहे हैं, सही करना लड़कियों जी सर, सही नहीं किया जैसा मन का यूज कर सकता। देखिए जी के साथ ए नहीं है, अब इसमें आपका जा या का जो भी आपका जे लिखना है तो जे लिख सकते हो, है ना। जा लाने के लिए जी के बजाय जे लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। उसके साथ ए नहीं, जिसका मतलब वो आधा है, यानी जी के साथ ए नहीं तो जा क्या मानने चलेंगे, आधा। वाई से अंग्रेजी में 2 वर्ड बनते हैं, अंग्रेजी के वाई से हिंदी के 2 वर्ड, एक तो या बनता है और दूसरा या बनता है। अब वाई से हम क्या माने, यहाँ ये भी समस्या आएगी।
है ना। तो आप जानिए अंग्रेजी के वर्डों से कई वर्ड बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ 26 वर्ड है, समझिएगा। वहाँ कितने हैं? 26 हैं। और हमारे संस्कृत में 52 तक माना जाता है, 54 तक माना जाता है, 46 माना जाता है, 42 माना जाता है, इतना मान जाता है। तो एक तो तुलना है ये हो, आपको समझ में आया? एक वर्ड से वहाँ कई वर्ड समझ लिए जाते हैं, मान लिए जाते हैं। तो ये आप समझिए, यहाँ पे वाई से क्या हमें समझना, यहाँ समझना है, और वाई के साथ ए, इसका मतलब यहाँ पूरा है। इधर सरा में देखिएगा, इसके लिए क्या लिखा जाता है? यस एच आर ए। यस एच के साथ हमारा ए नहीं, इसलिए आधा है, आर के साथ ए है, इसलिए ये तो आधा और पूरा समझ लीजिए। अब एक चीज हमेशा जानते रहिए, कभी कभी संयुक्ताक्षरों से प्रश्नावली बन जाती है। जैसे आपका का के बाद क्या आया? सा। का के बाद क्या आया? जा के बाद क्या आया? सा के बाद क्या आया? अब हम आपसे प्रश्न करें, ता के तुरंत बाद आने वाला वर्ण है। ऑप्शन में देते ए, बी, सी, डी। ता के तुरंत बाद आने वाला वर्ण है। तो हम कह दे दा, धा, ना, रा। तो क्या मानेंगे आप? रा मानेंगे। और ये एग्जाम में आपका सेंस यहाँ नहीं पहुँचता। लिखना, समझना, जानना, एग्जाम का सेंस हो। वहाँ से ऊपर दिया रहेगा ना ट्राम में। अरे भैया कुछ न दे रहे हैं, तो देखा थे ये मानिए लिखा है, ताकि तुरंत बाद आने वाला प्रश्न है। ये ऑप्शन है, ताकि तुरंत बाद आने वाला वर्ण है। अरे भाई मैंने कहा ऑप्शन में ता के बाद तुरंत क्या आता है? था आता है, था ना दे रहे हैं ऑप्शन। जब रा हुई हमें तब ये ध्यान में लाना है, संयुक्ताक्षर। मेरे कहने का मतलब संयुक्ताक्षर का प्रश्न इस तरह बनता है ना, गहराई लेवल में। अभी उदाहरण होगी कि सरा में कौन कौन वर्ण है, बस सुनना आया। सरा में कौन कौन से वर्ण है, ये सब क्या हो गए? पुराने प्रश्न हो गए। नए प्रश्न सीखिए। का के तुरंत बाद आने वाला वर्ण है। खाना दे रहे, गाघा दिए रहे, है ना, गाघा अंगा दिए रहे, लास्ट में देंगे सा बोल रहे, है ना। तो सा भिड़ाइगा तब सा सर सा, हाँ तो हुआ बात है। वो धन सा के बाद छोटा सा आवाज है। बात सुन आया? कुछ खा नहीं दिया रहेगा, समझ गए ना? तब तो फिर वो सामान रूप तो सब व्यापक हो जाएगा, तब सस्पेंस हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन ही विदर्भ कर दिया जाए, लेकिन कुछ क्वेश्चन विदर्भ नहीं होगा, तो वो संयुक्ताक्षर की श्रेणी का हो जाएगा, और ये सामान्य श्रेणी का तो वही खाली माना जाएगा, है ना। हाँ ऑप्शन में दिया नहीं रहेगा भैया, ताकि बाद तुरंत बाद आने वाला वर्ण है। तो ये ऑप्शन इस तरह के प्रश्न एक आध दो बार लिखे दिया करेंगे, है ना। सर वो जो छठी वाला अच्छा है, हाँ सुका पे हलन किस छठी सा पे हलन प्लस आन। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ आपको करना चाहिए तीसरा वर्ड अपने आप आ जाएगा, वही तो हम बता रहे थे हमसे, है ना। सुका पे हलन तब दूसरा पे हलन तब दोनों में दिखाई। भाई आपको अलग कर दोगे तभी वो सब पूरा माना जाएगा, क्योंकि आपका उसी में ऐड होगा। कामे पूरा आधा है सा, आधा का आधा सा से दिखा नहीं, आधा का आधा सा से कभी दिखा नहीं। बनेगा हलन तो छामे लगेगा। हाँ अगर आ नहीं लगाएंगे छामे हलन हो जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? सर आप लगाना है तभी तो बनेगा। सर आने लगेगा तभी बन जाएगा। ये कहा चाहत हो, यस हो ये बस काम सर ये मान के वस कर क्या काम कर दो, वस कर बिना तो उच्चारित नहीं कर पाओगे ना अगर आ नहीं दोगे, है ना। क्लियर हुआ? तो ये आपके यहाँ के प्रश्न क्लियर हो गए ना। बाकी एक इसके मेल से होना ये बहुत सामान्य बात हो गई है ना। अब का के तुरंत बाद आने वाला वर्ण सा है, अगर खा नहीं दिया है तो। ता के तुरंत बाद आने वाला वर्ण रा है, यदि आपका था नहीं दिया है तो। जा के तुरंत बाद आने वाला वर्ण या है, यदि आपका झा नहीं दिया है तो। सा के तुरंत बाद आने वाला वर्ण है,
रा है ये मूर्धन्य सा नहीं किया है आप सबने, समझ गए ना ये सारी चीजें। इसके बाद व्यंजन में और आता है एक प्रकार का वर्ण जिसे हम क्या कहते हैं अयोग वाह। अयोग वाह इसकी संख्या कितनी आती है? चार। वो चार कौन से हैं उसको समझिए। कौन है? अनुस्वार या अनुनासिक? अनुस्वार या अनुनासिक। अनुस्वार बोले तो इस तरह और अनुनासिक बोले तो चंद्रबिंदी, है ना। अब ध्यान दीजिएगा संस्कृत में अनुनासिक को क्या समझना चाहिए? छोटा माँ यानी आधा माँ समझना चाहिए, क्योंकि उसका उच्चारण माँ की तरह ज्यादातर होता है, इसलिए अनुस्वार को छोटा माँ जानना चाहिए। अनुनासिक और संस्कृत में कितने माने जाते हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? या ये अनुनासिक का मतलब क्या होता है? जो नाक का अनुसरण करे, है ना। अब अनुनासिक वर्ण नाक का अनुसरण करने वाले वर्ण हैं, अगर इनको नाक से बोलने की इच्छा ना रखें फिर भी ये नाक से ही अनायास आते, ना जानते हुए भी नाक से अनायास निकल जाते हैं। और नाक से एक और प्रक्रिया नाक आती है अनायास होती है रक्त का निकलना, है ना। कभी कभार नाक से अनायास रक्त भी निकल जाता है बिना चोट लगी, हम कहते हैं विनाश फूट गया। इस तरह ना आमों के समय में गर्मियों में जब आम छोटे छोटे होते तो खाते हैं उसको कहते हैं विनाश फूटे, आम ज्यादा मत खाओ। वास्तव में विनाश फूटना या गर्मियों में तरह का होना वो विशेष कोई परिस्थिति नहीं होती है। उसका केवल एक कारण है पछुआ हवा का चलना। पछुआ हवा जब चलता है नाक की लसिका क्या होती है? सूख जाती है। जब लसिका सूख जाती है तो नाक से जब हवा लगती है घर्षण होता है, उसमें जो दरारें पड़ जाती हैं घर्षण के कारण उसमें रक्त का रिसाव होना स्वाभाविक हो जाता है। बस ना तो जैसे ये 5 वर्ण नाक से हम ना बोलना चाहे फिर भी नाक से निकल जाती है, वैसे ही रक्त को भी हम नाक से नहीं चाहते निकले फिर भी वो निकल जाता है। ये दोनों क्या माने जाते हैं? सहोदर। तो जब सहोदर हो गए तो जैसे लक्ष्मी ने कहाँ से निकली थी? ईशानक से निकलकर सभी गुण अर्जित कर ली, तो वैसे ये उसके गुण को रक्त के गुण को अर्जित कर लेते हैं, इसलिए इसको रक्त रंजित वर्ण कहा गया। कैसा वर्ण? रक्त रंजित वर्ण। इसे अनुनासिक वर्णों का दूसरा नाम है रक्त रंजित वर्ण या रक्त वर्ण कह सकते हैं। रक्त वर्ण या रक्त रंजित वर्ण। अब रक्त वर्ण कहने का तात्पर्य पछुआ हवा ना चले, आपकी लसिका ना सूखे फिर भी रक्त निकल आता है, इसको लगातार बोलते रहिए। नाक में लगातार आप नाक कर रहे कंपन होता है, कंपन होने के कारण यहाँ की जो अंदर की मांसपेशियां बहुत ही मुलायम होती है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं, तब भी रक्त का निकलना स्वाभाविक हो जाता है। बात समझ में आया? तो ये आपका कैसे वर्ण माने जाते हैं? रक्त वर्ण या रक्त रंजित, है ना। ये आपके 5 वर्ण हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? रक्त वर्ण या रक्त रंजित वर्ण। एक चीज है यहाँ पर जो गहराई लेवल का प्रश्न है, मैंने कहा अनुनासिक को छोटा माँ समझना चाहिए, सॉरी अनुस्वार को छोटा माँ समझना चाहिए। अनुनासिक में कितने बड़ा है? 5। इसका दूसरा नाम क्या पड़ा? रक्त रंजित। अब अनुनासिक और अनुस्वार में एक चीज कॉमन मिल रहा होगा, कौन सा वर्ण? माँ। यानी अगर कहा जाए वह कौन सा वर्ण है जो अनुस्वार और अनुनासिक दोनों का अनुगमन करता है? कौन सा वर्ण वो है? माँ। ये अनुस्वार और अनुनासिक दोनों का अनुगमन करता है ना। यहाँ पे प्रश्न बन जाता है वह कौन सा वर्ण है, कौन सा वर्ण जो अनुस्वार और अनुनासिक दोनों का अनुगमन करता है, तो आप क्या बताएंगे? क्लियर हो गया? दूसरे नंबर पे आपका है विसर्ग। क्या है? विसर्ग, है ना। तो यहाँ देखिए विसर्ग। अब अयोग वाह की परिभाषा अगर हम कहना चाहें क्या कर सकते हो? वह वर्ण जो अपना मूल रूप ना दे करके अपने प्रतिबिंब को दे, अपना कोई प्रतिरूप दे, यानी अपने किसी प्रतीक चिन्ह को इंडिकेट करें या कराए हुए अयोग वाह की श्रेणी में चले जाते हैं। क्या देखिए विसर्ग वर्ण की बात हम करते हैं तो विसर्ग को इस तरह कुछ प्रतीक चिन्ह दिया गया है,
जब इसका उच्चारण किया जाता है, उच्चारण किसकी तरह होता है? हा की तरह। इसलिए संस्कृत में इस विषय को क्या जानना चाहिए? छोटा हा समझना, उच्चारण है क्या जाना जाता है? छोटा हा। समझ गए ना? आगे क्या चलेगा? तो अगला हमारा हो जाएगा उपद मानी या दिवा। उपद मानी पे आ जाएंगे। उपद मानीय जिह्वा। देखिए उपद मानीय में भी दो वर्ण हैं, अर्ध विसर्ग आ और अर्ध विसर्ग हा। और इसमें भी दो वर्ण हैं, अर्ध विसर्ग आ और खा। अर्ध विसर्ग खा। नाम अर्ध विसर्ग में कह रहा हूँ। ये अर्ध विसर्ग के विसर्ग इस तरह होता है जी। इसको आधा मिटा दो, इसको ऊपर से आधा मिटा दो, एक को नीचे से एक को ऊपर से, वो रूप ले लिया ना अर्ध विसर्ग का। तो इसका काम क्या है? इस चिन्ह का काम है स्पेस देना, स्पेस देना। इसका काम क्या है? स्पेस देना। इसको पॉज बोलते हैं, पॉज देना, है ना। यानी किसी वर्ड को उच्चारित करने के पहले लंबी सांस अंदर खींचना, फिर सांस को बाहर निकालते समय जिन वर्डों को बोला जा सके। लंबी सांस अंदर खींच करके सांस को बाहर निकालते समय जिन वर्डों को बोला जा सके उन्हें हम उपदमानी वर्ण कहते हैं। उपदमानी का मतलब होता है जमुहन, यानी जमाई लेते समय बोले जाने वाले वर्ण। और जमाई जब लेते पहले इतना बड़ा मुंह फैलाते हैं, फिर सांस अंदर खींचते समय मक्खियों का भंडारा चला जाए तो आप लोग नहीं है ना? हैं? कहाँ बंद हुई? कहाँ बंद है जमाई? कहाँ बंद हुई? मक्खियों का गुब्बार कहाँ तक जा सकता है वो आप ही जान पाएंगे, है ना। अगर आ गया सामने गुब्बार जमाई आते समय आप उसको रोक नहीं सकते ना। वो सिर्फ सकत लेकिन रुके ना, वो अपना कसर पूरा कर लेगा। हाथ से रोकेंगे, हाथ के बीच जो सिर्फ होगा उससे खींच लेगा। जैसे मुंह में जाए तुरंत बंद हो जाए। कैसे हम समझाएं? जमाई किसी का मुंह बंद हो जाता है क्या? कुछ नहीं, जब अच्छा जाएगा मैं जमाई प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ। जमाई के समय कुछ भी अंदर चले जाए आपको मुंह बंद नहीं होगा। खुलिए खुलिए। जमाई जब लिया जाता है आपका मुंह बंद ही नहीं होता, अंदर बाहर सांस होने के बाद ही बंद होता है ना। कभी कभी हम लोग बात करते हैं, जमाई आ जाते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं, का खा पापा इतना ही चोट हो पाता है, इसके अलावा किसी अन्य वर्ड का उच्चारण नहीं होता है ना। तो आप वास्तव में ये जो उपदमानी इसका मतलब जमुहन वर्ड होता है। जमुहन वर्ड होते हैं, चार होते हैं, है ना। ये जमुहन वर्ड होते हैं। इसमें क्या था? का जब उच्चारण किया गया, है ना, और का जब उच्चारण किया तो उसमें का को देखा गया। इसको बोलने से हमारे क्या है, ऐसा लगता कलेजा बाहर आ जाएगा। का ये जोर कहाँ जाता है? यहाँ जाता है ना, हृदय के ऊपर तक। तो इसको क्या माना गया है? जिह्वा मूल। ऐसे लगता है ये जिह्वा की जड़ से निकल रही है। का उच्चारण ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि जिह्वा के जड़ से निकल रही है। और का जो उच्चारण होता है वो बिल्कुल नॉर्मल तौर पे होठों का खुलना बंद होना जाता है। काम क्या तो और ये है का और पापा का उच्चारण करते हैं तो हम उतना जोर नहीं पड़ता, एक सामान्य परिस्थिति का अनुभव होता है। लेकिन का उच्चारण जब मान लेते समय बोला जाए तो ऐसे लगता है कि जीवा की जड़ से ये उच्चरित हो रहा है। या अंदर सांस लीजिए फिर का बोलिए, है ना, कलेजा बाहर निकल आए, कुछ इस तरह का महसूस होता है ना, बस ना। इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया गया? विभक्त किया गया। जहाँ उपदमानी है जमुहन वर्ड चार थे उनको उसके उच्चारण की दृष्टि से अलग कर दिया गया। इसको जिह्वा मूल नाम दे दिया है। तो जमुहन वर्ड, लेकिन नाम क्या दे दिया गया? जिह्वा मूल। चारों का बंटवारा किया गया दो भागों में, तो दो उसके पास ही रह गए, तो उससे अलग हो गए जिह्वा मूल से। तो मतलब जमुहन वर्ड से, है ना। तो एक का कहलाया
जीवा मूली कहलाया एक भाग और दूसरा भाग वही रह गया जहाँ था, है ना। तो उपदमानी वर्ड कितने हैं? 2 है। जीवा मूली कितने हैं? 2 है। और इनके आगे आप विसर्ग इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको महसूस हो जाए जमहाई विशेषों में बोले जाने वाले वर्ड, समझ गए ना। तो उसी का पॉज देने का, है ना। अर्ध विसर्ग का अर्ध विसर्ग था, ये कैसे वर्ड है? अर्ध विसर्ग का अर्ध विसर्ग था, ये कैसे वर्ड है? अब अगर एग्जाम में पूछ लिया, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आपका प्रतिचिह्न नहीं दिया रहेगा, निम्न में उपदमानी वर्ड है, अब दे दिया जाएगा खा गा खा, है ना। इतना ऑप्शन दे दिया उपदमानी, तो कैसे पहचानोगे? तो आप जानिए उपदमानी वर्ड और जीवामूली वर्ड दोनों में ये भी छवि बनी रहती है, तो का खा का ये भी छवि बनी रहती है। थोड़ा सा दिक्कत हो जाता कौन कौन उपदमानी में का खा है कि पापा, जीवामूली में का खा है कि पापा, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, दबाव आपके मस्तिष्क पे रहता है एग्जाम करते समय। उस दबाव से दूरी बनाने के आप जरा देखिए, जीवामूली में जितने वर्डों का इस्तेमाल हुआ है क्या इन चारों में से कोई ऐसा वर्ड में पाया गया? नहीं। उपदमानी में कितने वर्डों का इस्तेमाल क्या इन चारों में से कुछ है? एक चूक गया ना, ये बिंदु मानना। उपदमानी के पास से क्लियर हो जाएगा, क्लियर किया। उपदमानी के पास से पापा पकड़ लीजिए, यानी उपदमानी में पापा और जीवामूली में ये आपका रहा वर्ण भेद पहला ग्राफ, है ना। अब इसके बाद आपको वर्ण भेद का दूसरा ग्राफ मिलेगा, है ना। ये तो सामान्य ग्राफ था, अब विशेष ग्राफ चलेगा, इसका वर्ण भेद तो मिलेगा कल, है ना। तो आज तक वर्ण भेद आपका पढ़ाया जरूरी थोड़ी सारी टीचर कैसे देखा, टीचर देख लो, नेटो देख लो, पाइएगा मौका, देखो मौका।